दादाजी मरने से पहले मुझे एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में पूरे 10 बिलियन छिपे हुए हैं, लेकिन पैसे कहाँ हैं ये बताने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। मैं पूरा घर उलट पुलट कर देता हूँ, हर कोना छान मारता हूँ, लेकिन आखिर में बस कुछ पुराने टब और टूटे फूटे सामान ही मिलते हैं। मुझे लगने लगता है कि दादाजी ने बस मजाक किया था। तभी मेरी नज़र उस पुराने टब पर पड़ती है। मैं देखता हूँ कि जो 5 पानी की बोतल मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसमें फेंकी थी, वो अब 10 हो चुकी हैं। पहले तो मुझे लगता है कि शायद मेरी आंखों का धोखा है। मैं तुरंत वो 10 बोतल बाहर निकालता हूँ, फिर सिर्फ एक बोतल वापस टब में डाल देता हूँ। कुछ ही सेकंड बाद मेरी आंखों के सामने वो एक बोतल 2 बन जाती है। अब मुझे समझ आ जाता है कि ये कोई आम टब नहीं है, ये तो असली खजाने वाला बर्तन है। इसके अंदर जो भी चीज़ डालो उसकी कॉपी बन जाती है। एक चीज़ 2 बन जाती है, 10 चीज़ें 20 बन जाती हैं। मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। एक पानी की बोतल की भी कीमत मिलती है। अगर ऐसे ही कॉपी करता रहूं तो मैं तो बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं लगातार पानी की बोतल उसमें डालने लगता हूँ। जितनी कॉपी बनती हैं सबको बड़े बोरे में भरता जाता हूँ। पूरे 1 घंटे तक यही चलता रहता है। इसके बाद मैं अपनी 3 पहियों वाली गाड़ी में सैकड़ों किलो पानी की बोतल लादकर कबाड़ खरीदने वाली दुकान पहुंच जाता हूँ। दुकान वाला अंकल मुझे देखकर हंसते हुए कहते हैं कि आज तो काफी माल उठा लाए हो। मैं उन्हें जल्दी से सबका वजन करने के लिए बोलता हूँ। 1 घंटे से भी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार सारा हिसाब पूरा होता है। मुझे पूरे 5,000 रुपए मिलते हैं। मैं खुशी खुशी पैसे लेकर सीधा घर लौट आता हूँ। रास्ते भर बस यही सोचता रहता हूँ कि इस जादुई बर्तन से और कितना पैसा बनाया जा सकता है। घर पहुंचते ही मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। मैं खुद से कहता हूँ कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। जब ये बर्तन हर चीज़ की कॉपी बना सकता है तो सीधे पैसे ही क्यों ना डालूं। मैं बिना देर किए अभी कमाए हुए 5,000 रुपए उसमें डाल देता हूँ। कुछ सेकंड बाद चमत्कार हो जाता है। 5,000 10,000 बन जाते हैं, फिर 20,000, फिर 40,000। पैसा लगातार दोगुना होता जाता है। देखते ही देखते रकम बढ़कर 12,80,000 तक पहुंच जाती है। मेरे सामने नोटों का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं सोचने लगता हूँ कि अब मैं भी बड़ा अमीर आदमी बन गया हूँ। अब बड़े बड़े बिजनेस वाले भी एक दिन मेरे सामने छोटे पड़ेंगे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मैं जल्दी से नोटों की एक गड्डी उठाकर उसका सीरियल नंबर देखता हूँ और ये देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। कॉपी हुए सारे नोटों के सीरियल नंबर बिल्कुल ओरिजिनल नोटों जैसे ही हैं। मैं समझ जाता हूँ कि अगर ये पैसे खर्च किए तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं अभी यही सोच ही रहा होता हूँ कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ आती है। तभी बाहर से जोर की आवाज़ आती है, जल्दी दरवाज़ा खोल, अपना पैसा वापस कर। मेरे होश उड़ जाते हैं। ये आवाज़ ब्लैक टाइगर भाई की थी। ब्लैक टाइगर भाई इलाके का बड़ा गुंडा है। 1 साल पहले मुझे एक आईफोन खरीदना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने उसी से उधार लिया था। मैं अभी सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खोलूं या नहीं, तभी एक जोरदार लात पड़ती है और दरवाज़ा टूटकर खुल जाता है। मैं उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी पहले से बात हुई थी, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। वो गुस्से में कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ साफ लिखा है, अगर आज ब्याज समेत पूरे 2 लाख नहीं दिए तो मैं इस घर से जिंदा बाहर नहीं निकलूंगा। मैं हैरान होकर कहता हूँ कि मुझे तो सिर्फ 1,60,000 देने थे। वो हंसते हुए कहते हैं कि आज उनके साथ 4 आदमी आए हैं। हर आदमी की आने जाने की फी 1-1 लाख नहीं, 1-1 हज़ार है। इसलिए कुल मिलाकर अब 2 लाख देने होंगे। मैं मजबूरी में अपनी जेब दिखाता हूँ। उसमें सिर्फ 5,000 रुपये बचे होते हैं। मैं उनसे कुछ और दिन का टाइम मांगता हूँ, लेकिन ब्लैक टाइगर भाई और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 1 साल से सिर्फ टाइम ही दे रहे हैं, फिर भी मैं पूरा पैसा नहीं लौटा पाया। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि असली उधार सिर्फ 10,000 युआन के बराबर था और पिछले 1 साल में मैं उन्हें ब्याज समेत 8 गुना से भी ज्यादा चुका चुका हूँ। मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि ब्लैक टाइगर भाई जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। मैं दर्द से अपना चेहरा पकड़ लेता हूँ। वो अपने आदमियों को इशारा करते हैं कि अगर पैसा नहीं मिला तो मेरी जमकर पिटाई करो। लेकिन तभी उनकी नज़र अचानक ड्राइंग रूम के सोफे पर जाती है। वहाँ नोटों का पूरा पहाड़ रखा हुआ होता है। वो तुरंत शक से मुझे देखते हैं और कहते हैं कि अभी तो कह रहा था कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर ये सब क्या है। तभी मुझे याद आता है कि ये वही 12,80,000 हैं जिन्हें मैंने अभी अभी कॉपी किया था। लेकिन इन सारे नोटों के सीरियल नंबर एक जैसे हैं। इन्हें खर्च करना मतलब खुद मुसीबत बुलाना है। मैं तुरंत मुस्कुराते हुए बात संभालता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरे पापा ने अभी अभी घर बेच दिया है, सोफे पर रखे सारे पैसे उसी के हैं। इतने सारे नोट देखकर ब्लैक टाइगर भाई की आंखें चमक उठती हैं। फिर वो बड़ी चालाकी से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं आज एक दिन लेट हो चुका हूँ, इसलिए अब सिर्फ 2 लाख नहीं, ऊपर से 50,000 की एक्स्ट्रा फी भी देनी होगी। मैं बिना जरा भी नाराज हुए हंसकर कहता हूँ कि अरे भाई, सिर्फ 50,000 क्यों। मैं कहता हूँ कि जब मेरे अपने रिश्तेदार और दोस्त भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, तब सिर्फ आपने मुझे पैसे दिए थे। इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि बाकी बचा हुआ सारा पैसा आपकी मदद का शुक्रिया समझकर आपको दे देता हूँ। कुल 12,80,000।
इसके बाद हमारा पूरा हिसाब बराबर। अब हमारे बीच कोई उधार नहीं रहेगा। ब्लैक टाइगर भाई मेरी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे शुरू से ही सही पहचाना था। मैं एहसान मानने वाला इंसान हूँ। फिर वो कहते हैं कि ये सारे पैसे फिलहाल वो अपने पास रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर मैं उनसे फिर उधार ले सकता हूँ और वो सबसे कम ब्याज पर पैसा देंगे। इतना कहकर वो मेरे सामने ही उधार वाला कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं। फिर अपने आदमियों के साथ 12,80,000 लेकर खुशी खुशी निकल जाते हैं। मैं मन ही मन हंसने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब जब मेरे पास ये जादुई बर्तन है तो मुझे उससे उधार लेने की क्या ज़रूरत। अभी तो खुश होने दे। जब कॉपी किए हुए नोट मार्केट में जाएंगे तब उनके एक जैसे सीरियल नंबर देखकर एफबीआई नहीं बल्कि पुलिस खुद उसके पीछे पड़ जाएगी। ब्लैक टाइगर के जाते ही मैं सीधा एक छोटी सी गोल्ड शॉप पहुंच जाता हूँ। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं होती, अंदर सिर्फ एक सेल्स गर्ल होती है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहाँ गोल्ड बाईबैक भी होता था। मैं अंदर जाने ही वाला होता हूँ कि रिसेप्शन पर खड़ी सेल्स गर्ल मुझे रोक देती है। वो ताने मारते हुए पूछती है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। फिर कहती है कि ये जगह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है क्योंकि मैं कुछ खरीद ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि दुकान दिन में खुली है तो कस्टमर को अंदर आने से क्यों रोक रही हो। तभी मैं उसका चेहरा ध्यान से देखता हूँ। मैं हैरान रह जाता हूँ। वो मेरी पुरानी क्लासमेट जोइंग होती है। मैं पूछता हूँ कि वो यहाँ क्या कर रही है। जो यिंग घमंड से कहती है कि वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर मुझे तुरंत बाहर निकलने को कहती है। वो बताती है कि थोड़ी देर में एक बड़ा कस्टमर आने वाला है। अगर उसने मुझे देख लिया तो दुकान की इमेज खराब हो जाएगी। मैं उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी एक मध्यम उम्र का आदमी वहां आ जाता है। जो यिंग उसे देखकर तुरंत कहती है कि अच्छा हुआ मालिक आ गए। फिर वो मेरी तरफ इशारा करके कहती है कि मैं एक भिखारी हूँ और जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मालिक को मेरे बारे में और भी बुरा भला बताने लगती है। वो कहती है कि मैं पहले उसका क्लासमेट था, मेरे पास कभी पैसे नहीं होते थे लेकिन दिखावा बहुत करता था। उसके मुताबिक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन देने के लिए हाई इंटरेस्ट लोन लिया था। पैसा नहीं चुका पाया तो उधार देने वाले लोग स्कूल तक पहुंच गए। उसके बाद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा और मैं कबाड़ उठाने लगा। जो यिंग कहती है कि मैं आज यहाँ भी चोरी करने आया हूँ। मैं उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ। मैं सीधे डिस्प्ले काउंटर की तरफ उंगली करके एक गोल्ड बार दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे वही वाला गोल्ड बार खरीदना है। सेल्स गर्ल मेरी बात सुनकर हंस पड़ती है। वो कहती है कि उस गोल्ड बार की कीमत कई हजार है। क्या मुझे सच में लगता है कि मैं उसे खरीद सकता हूँ। फिर वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैं अभी भी बेकार का दिखावा नहीं छोड़ रहा। वो ताना मारते हुए पूछती है कि मेरा हाई इंटरेस्ट लोन चुक भी गया या नहीं और मैं गोल्ड खरीदने चला आया। आखिर में मैं सीधे दुकान के मालिक की तरफ देखकर कहता हूँ, आपको बिजनेस करना है या नहीं। जो यिंग मेरी बात सुनकर फिर से हंसने लगती है। वो कहती है कि दुकान बिजनेस जरूर करती है लेकिन मेरे जैसे इंसान के साथ नहीं। फिर कहती है कि हम पहले क्लासमेट थे इसलिए मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहती, अच्छा होगा कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊं। मैं उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ। मैं काउंटर पर रखे एक गोल्ड बार की तरफ इशारा करके कहता हूँ कि मुझे यही चाहिए। फिर मैं जेब से कैश निकालकर सीधा काउंटर पर रख देता हूँ। इतने सारे नोट देखकर जो यिंग कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही किसी क्लासमेट ने ग्रुप में बताया था कि वो मुझे कबाड़ उठाते हुए देखकर आया था। दुकान का मालिक तुरंत मुस्कुराकर मुझे गोल्ड बार देने लगता है। वो बताता है कि ये 999 प्योर गोल्ड है, कीमत 408 रुपये प्रति ग्राम है, कुल मिलाकर 4,500 रुपये होंगे। साथ ही वो ये भी बताता है कि उनकी शॉप में फ्यूचर में गोल्ड बायबैक की सर्विस भी है। मैं तुरंत पूछता हूँ कि अगर मैं गोल्ड वापस बेचूं तो क्या वो खरीदेंगे। मालिक कहते हैं कि बिल्कुल खरीदेंगे लेकिन बायबैक प्राइस उस दिन के गोल्ड रेट से 10 रुपये प्रति ग्राम कम होगा। फिर वो मुझे सलाह देते हैं कि चाहूँ तो बैंक में भी बेच सकता हूँ। कहती है कि लगता है मैंने सिर्फ एक गोल्ड बार खरीदकर खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझ लिया है। वो ताना मारते हुए पूछती है कि क्या मुझे पता भी है कि कई दर्जन किलो गोल्ड की कीमत कितनी होती है। लेकिन इस बार दुकान का मालिक खुद जो यिंग को डांट देता है। वो कहते हैं कि उसने कस्टमर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की। जो यिंग फिर भी मेरी बुराई करना नहीं छोड़ती। वो कहती है कि मैं सच में गरीब हूँ, ये कुछ हजार रुपए भी पता नहीं कहाँ से आए हैं। मालिक गुस्से में उसे तुरंत चुप रहने को कहते हैं। वो याद दिलाते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान साफ सिखाया गया था कि किसी भी कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मालिक कहते हैं कि मेरी खरीदी हुई एक गोल्ड बार की कीमत ही उसकी 2 महीने की सैलरी से ज्यादा है। जो इनको डांट खाते देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि ये तो सिर्फ कुछ हजार रुपए हैं। आज रात के बाद मेरे पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की दौलत होगी। लेकिन जो यिंग हार मानने को तैयार नहीं होती। वो मालिक से कहती है कि वो मुझे अच्छी तरह जानती है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वो बार बार कहती है कि मैं एक गरीब इंसान हूँ। अगर मेरे घर में सच में इतना गोल्ड होता तो मुझे कभी हाई इंटरेस्ट लोन लेने की नौबत ही नहीं आती।
वो यहाँ तक कह देती है कि उसने सुना है मेरे माता पिता ने घर तक बेच दिया था, फिर भी उनका सारा कर्जा नहीं उतर पाया। जो यिंग अभी भी चुप नहीं होती। दुकान का मालिक गुस्से में उसे रोक देता है। वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ब्लैक टाइगर भाई की सिफारिश पर उसे इंटर्नशिप दी थी। अगर उसका यही रवैया रहा तो कल से उसे आने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे तुरंत मुझे सॉरी बोलने का ऑर्डर देते हैं। जो यिंग पहले मना कर देती है, लेकिन मालिक साफ कह देते हैं कि अगर अभी माफ़ी नहीं मांगी तो कल से नौकरी खत्म। आखिरकार झो यिंग मजबूरी में मेरे सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगती है। मैं आराम से कहता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं नीचे लेवल के लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मैं फिर मालिक की तरफ देखकर कहता हूँ कि ऐसी बातें बाहर खड़े होकर करना ठीक नहीं रहेगा। मालिक तुरंत मुझे अंदर अपने ऑफिस में ले जाते हैं। दोनों चाय पीते हुए आराम से बात करने बैठ जाते हैं। मालिक मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं सच में कई दर्जन किलो गोल्ड की बात कर रहा हूँ या फिर उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं शांत होकर कहता हूँ कि मैं मजाक करने वालों में से नहीं हूँ। है तो है, नहीं है तो नहीं है। बस इतना बताइए कि अगर मेरे पास इतना गोल्ड हुआ तो क्या आप खरीद पाएंगे? मालिक बिना देर किए कहते हैं कि अगर गोल्ड सच में 9,999 प्योर हुआ तो वो 350 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से जितना होगा सब खरीद लेंगे। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ कि इस प्राइस में तो पार्टनरशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। मैं उठ कर जाने लगता हूँ। मालिक तुरंत मुझे रोकते हैं। वो प्राइस बढ़ाकर 360 रुपये प्रति ग्राम कर देते हैं। मैं फिर भी सिर हिलाकर मना कर देता हूँ। मालिक दोबारा प्राइस बढ़ाते हैं, इस बार 375 रुपये प्रति ग्राम। वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मैं मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाता हूँ। डील पक्के। दोनों हाथ मिलाकर एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसके बाद मालिक खुद मुझे बाहर तक छोड़ने आते हैं। मालिक खुद मुझे बाहर तक छोड़ने आते हैं। जैसे ही हम काउंटर पर पहुंचते हैं वो जोइंग को आवाज़ लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुरंत मेरा रजिस्ट्रेशन करो। आज से मैं उनकी शॉप का डायमंड मेंबर हूँ। जो यिंग ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। वो हैरानी से पूछती है कि एक भिखारी जैसे इंसान को डायमंड मेंबर कैसे बनाया जा सकता है। मालिक शांत होकर कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यिंग फिर याद दिलाती है कि डायमंड मेंबरशिप तो सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्होंने शॉप में 1 करोड़ नहीं, कम से कम 10 मिलियन रुपए की शॉपिंग की हो। मालिक कहते हैं कि उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो कार्ड आज ही जारी होगा। कल मेरी और उनकी बहुत बड़ी डील होने वाली है। ये डायमंड मेंबरशिप कार्ड उनकी तरफ से भरोसे की निशानी है। फिर वो मुझे बताते हैं कि भले ही उनकी शॉप छोटी हो लेकिन वो जोंघाई जेड एसोसिएशन के मेंबर है। इस डायमंड कार्ड की वजह से मुझे एसोसिएशन की साल में होने वाली बड़ी मीटिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा। मैं कार्ड लेने ही वाला होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद इसका मेरे लिए कोई खास यूज़ नहीं होगा। तभी जोइंग फिर से बीच में बोल पड़ती है। वो मालिक से कहती है कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। मेरे पास इतना गोल्ड हो ही नहीं सकता। कल की डील भी सिर्फ झूठ है। उसके मुताबिक मैं सिर्फ डायमंड मेंबरशिप कार्ड लेने के लिए ये पूरा नाटक कर रहा हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ कि उसे इतना यकीन कैसे है, लेकिन वो और भी घमंड से कहती है कि मैं बस अमीर बनने का दिखावा कर रहा हूँ। फिर वो मालिक को डराने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार मालिक कुछ नहीं बोलते। उनकी चुप्पी देखकर जोइंग को लगता है कि वो उसकी बात मान गए हैं। बस यहीं से उसका घमंड और भी बढ़ जाता है। जोइंग मेरी तरफ देखकर ताने मारते हुए कहती है कि भिखारी भिखारी ही रहता है। ऐसे लोग कभी बड़े लोगों की दुनिया में जगह नहीं बना सकते। फिर वो कहती है कि शियाओया ने मुझे छोड़कर बिल्कुल सही फैसला लिया था। अगर वो मेरे साथ रहती तो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती। मैं शांत होकर उससे पूछता हूँ कि क्या उसे इतना यकीन है कि मैं आज गोल्ड नहीं ला सकता। जो यिंग हंसते हुए कहती है कि वो मुझे अच्छी तरह जानती है। उसके हिसाब से मैं आज भी वही इंसान हूँ जिसका हर कोई मजाक उड़ाता है। वो कहती है कि कई दर्जन किलो गोल्ड होना तो दूर, मैं ऐसा सपना भी नहीं देख सकता। फिर वो सबके सामने चैलेंज देती है। अगर मैं सच में इतना गोल्ड लेकर आ गया तो वो खुद घुटनों पर बैठकर मुझे डायमंड मेंबरशिप कार्ड देगी। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब उसे इतनी जल्दी मेरे सामने झुकना है तो मैं उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। अगर मैं कल गोल्ड लेकर आ गया तो उसे सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। साथ ही उसका वीडियो भी रिकॉर्ड होगा। दुकान का मालिक तुरंत बीच में बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो इस शर्त के गवाह बनेंगे। अगर मेरे लाए हुए गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं हुई तो जोयिंग खुद घुटनों पर बैठकर मुझे डायमंड मेंबरशिप कार्ड देगी। मैं घर लौटते ही खरीदा हुआ गोल्ड बार उस जादुई बर्तन में डाल देता हूँ। कुछ ही देर में एक की जगह 2 गोल्ड बार तैयार हो जाते हैं। मैं उन्हें फिर से डालता हूँ। गोल्ड लगातार दोगुना होता जाता है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आखिरकार मैं सच में अमीर बन गया। उधर जो यिंग दिन की बेइज्जती नहीं भूल पाती। रात होते ही वो कॉलेज के क्लास ग्रुप में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लगती है। वो सबको बताती है कि मैं गोल्ड शॉप में जाकर झूठी शान दिखा रहा था। इतना ही नहीं, वो कहानी में और भी मसाला डाल देती है। वो कहती है कि मैंने उसे सबके सामने बेइज्जत किया और अब उसे घुटनों पर बैठकर वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ।
अगले दिन मैं फिर उसी गोल्ड शॉप पहुंचता हूँ। जैसे ही अंदर जाता हूँ, कुछ लोग मेरी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। एक आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये गरीब लड़का दावा कर रहा है कि उसके पास 50 किलो गोल्ड है। दूसरा कहता है कि अगर उसके पास सच में इतना गोल्ड होता तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ़ोन खरीदने के लिए लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा आदमी भी जो यिंग का साथ देता है। वो कहता है कि कल मैंने दुकान के मालिक के सामने झूठ बोला था। जब जो यिंग ने मेरी पोल खोल दी तो मैं उससे दुश्मनी रखने लगा और उसे बातें सुनाने लगा। मैं उनकी सारी बातें सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, फिर आराम से उनके पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। एक आदमी हंसते हुए पूछता है कि क्या सच में मेरी और झोयिंग की शर्त लगी है? मैं बिना झिझक कहता हूँ कि बिल्कुल लगी है। मैं सबके सामने दोबारा वही बात दोहराता हूँ। अगर आज मेरी और मालिक की डील हो गई तो जोइंग सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझे डायमंड मेंबरशिप कार्ड देगी। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि थोड़ी देर बाद वो सब खुद इस बात के गवाह बनेंगे। जोइंग तुरंत भीड़ की तरफ देखकर कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला था। कल भी मैं ऐसे ही बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था। एक आदमी हंसते हुए कहता है कि अब देखते हैं आखिर घुटनों पर कौन बैठता है। उसी समय दुकान का मालिक अंदर आते हैं। उनके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी होता है। मालिक मेरा स्वागत करते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये मशहूर गोल्ड अप्रेजल एक्सपर्ट ली शुए होंग है। मैं उन्हें नमस्ते करता हूँ। फिर पूछता हूँ कि गोल्ड की जांच कहाँ होगी। मालिक मुस्कुराकर कहते हैं कि यहीं सबके सामने। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ कि अब जांच शुरू की जा सकती है। मालिक तुरंत ली शुएहोंग से कहते हैं कि अब सब कुछ उनके हवाले है। मैं अपना सूटकेस उठाकर सीधे ग्लास काउंटर पर रख देता हूँ, लेकिन कुछ सेकंड तक उसे खोलता ही नहीं। मालिक मुझे देखकर कहते हैं कि अब सूटकेस खोल दीजिए। मैं थोड़ा जमते हुए कहता हूँ कि मैं उसका पासवर्ड भूल गया हूँ, जरा सोचने दीजिए। मेरी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ली शुएहोंग भी सिर हिलाकर कहते हैं कि अगर झूठ बोलना है तो कम से कम थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो मुझे सलाह देते हैं कि अभी भी मौका है, चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं, वरना अगर मालिक सच में गुस्सा हो गए तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैं कहता हूँ कि अगर पासवर्ड याद नहीं आया तो कोई चाकू लाकर सूटकेस काट देते हैं। तभी मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ कि इस सूटकेस से मेरा लगाव है, इसे काटना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात सुनकर जोइंग फिर हंस पड़ती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि ऐसा क्यों नहीं कह देता कि अंदर रखा गोल्ड भी उससे इतना प्यार करता है कि अब उसे बेचना ही नहीं चाहता। मालिक अब थोड़ा सख्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आज वो ली शुएहोंग की इज्जत की वजह से बात बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह जवाब तो देना ही होगा। जो यिंग तुरंत बोल पड़ती है। वो कहती है कि मुझे सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग लेनी चाहिए। उसी समय अचानक मुझे पासवर्ड याद आ जाता है। मैं तुरंत लॉक घुमाता हूँ। कुछ ही सेकंड में सूटकेस खुल जाता है। मैं अंदर से एक गोल्ड बार निकालकर ली शुएहोंग को दे देता हूँ। वो उसे बहुत ध्यान से जांचते हैं। कुछ देर बाद वो मालिक की तरफ मुड़कर कहते हैं कि इस गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, प्योरिटी पूरी तरह स्टैंडर्ड के हिसाब से है। उनके अनुभव के मुताबिक ये 999 प्योर गोल्ड है। वो सिर्फ एहतियात के तौर पर कहते हैं कि चाहे तो मशीन से एक बार और टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सब जानते थे कि ये बस औपचारिक बात थी। अगर अब दोबारा मशीन टेस्ट कराया जाता तो इसका मतलब एक्सपर्ट की बात पर शक करना होता। मालिक तुरंत मुस्कुराकर कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो कहते हैं कि अब सीधा वजन करते हैं। मैं भी कहता हूँ कि जल्दी कीजिए, मुझे अभी और भी काम है। मालिक तुरंत जो यिंग को तराजू लाने का ऑर्डर देते हैं। जो यिंग मजबूरी में अंदर चली जाती है। उसके मन में बस एक ही डर चल रहा होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में इतना गोल्ड लेकर आ गया। अब उसे लगने लगता है कि कहीं सच में उसे सबके सामने घुटनों पर न बैठना पड़े। लेकिन वो फिर भी खुद को समझाती रहती है कि मैं तो एक गरीब लड़का हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद पूरा गोल्ड तौला जाता है। जैसे ही पेमेंट आती है मेरे अकाउंट में सीधे 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा रुपए पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लेकिन तभी मुझे एक और मजेदार बात याद आती है। मैं मुस्कुराकर मालिक से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे डायमंड मेंबरशिप कार्ड देने का वादा किया था। वो वादा अभी भी याद है ना? मालिक बिना देर किए कहते हैं कि बिल्कुल याद है। वो तुरंत कार्ड बनवाने का ऑर्डर देते हैं। फिर जोइंग की तरफ मुड़कर पूछते हैं कि उसे कल की शर्त याद है या नहीं। वो कहते हैं कि जो वादा किया था अब उसे पूरा करना होगा। जो यिंग एकदम चुप हो जाती है। मालिक उसे याद दिलाते हैं कि वो खुद इस शर्त के गवाह थे। उसने सबके सामने कहा था कि अगर मैं 50 किलो गोल्ड लेकर आ गया तो वो घुटनों पर बैठकर मुझे डायमंड मेंबरशिप कार्ड देगी। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। जो यिंग घबराकर कहती है कि वो घुटनों पर नहीं बैठेगी। मालिक गुस्से में उसे घूरते हैं, लेकिन जोइंग भी गुस्से में मेरी तरफ देखकर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मेरे पास थोड़ा पैसा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगूं। फिर वो मुझे धमकी देती है। वो कहती है कि वो ब्लैक टाइगर भाई की इंसान है। अगर मैंने उसे ज़्यादा परेशान किया तो ब्लैक टाइगर भाई मुझे कभी चैन से नहीं रहने देंगे। मैं तुरंत मालिक की तरफ देखकर कहता हूँ, कल आपने खुद कहा था कि आप इस शर्त के गवाह बनेंगे। अब जब मेरे साथ धोखा हो रहा है तो आप चुप क्यों खड़े हैं?
अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर आगे हमारे बीच कोई बिजनेस नहीं होगा। मेरी बात सुनते ही मालिक का चेहरा बदल जाता है। वो जोयिंग को सख्त आवाज में कहते हैं कि तुरंत अपना वादा पूरा करे। अगर उसने फिर भी मना किया तो चाहे उसके पीछे 10 ब्लैक टाइगर भाई क्यों ना खड़े हों, वो उसे वादा तोड़ने की कीमत जरूर चुकवाएंगे। जोयिंग ने इस दुकान में नौकरी सिर्फ मालिक की पहचान की वजह से ली थी। अब मालिक के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। आखिरकार वो मजबूरी में घुटनों पर बैठ जाती है। फिर दोनों हाथों से मेरा डायमंड मेंबरशिप कार्ड बनाकर मुझे देती है। मैं कार्ड लेते हुए सिर्फ इतना कहता हूँ, आज का सबक कभी मत भूलना। जोयिंग गुस्से में जवाब देती है कि उसे किसी की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता हूँ। घर पहुंचकर मैं अपने माता पिता के अकाउंट में 20-20 हजार नहीं, मैं तुरंत रकम याद करके सही करता हूँ। मैं अपने माता पिता के अकाउंट में 20-20 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। इतने में ही उनका फोन आ जाता है। माँ घबराकर पूछती हैं कि उनके और पिताजी के अकाउंट में अचानक इतने पैसे कैसे आ गए। पिताजी तुरंत डांटते हुए पूछते हैं कि कहीं मैंने फिर से किसी से उधार तो नहीं लिया। माँ मजाक में पिताजी से कहती है कि अगर बेटा शरारती है तो वो खुद भी कम नहीं है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि ब्लैक टाइगर भाई पर केस हो गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया और पीड़ित लोगों को पैसा वापस मिला। मुझे भी कुल 3 लाख रुपए मिले, इसलिए मैंने उसमें से कुछ पैसे उन्हें भेज दिए। लेकिन पिताजी फिर भी यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो अभी जाकर खुद सरेंडर कर दूं। मैं हंसते हुए कहता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पिताजी कहते हैं कि मुझे बेकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनके हिसाब से ये पैसे मेरी शादी के लिए बचा कर रखने चाहिए। फिर मुझे उनके साथ कपड़ों की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेनी चाहिए। माँ तुरंत पिताजी को टोक देती हैं। वो कहती हैं कि अगर बेटा अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। उनके हिसाब से अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। लेकिन पिताजी कहते हैं कि उन्हें डर है कहीं मुझे फिर से पैसे का घमंड ना हो जाए। आखिर में माँ मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं। वो कहती हैं कि मैं मेहनत से काम करूँ। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। मैं बिस्तर पर लेटकर अपने करोड़ों की प्लानिंग करने लगता हूँ। सोचता हूँ कि इतने सारे पैसे आखिर खर्च कैसे करूँ। अगले दिन मैं साइकिल से सीधा एक 4S कार शोरूम पहुँचता हूँ। लेकिन वहाँ भी मुझे एक ऐसा सेल्समैन मिलता है जो लोगों को कपड़ों से पहचानता है। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे कार देखनी है। वो मेरी तरफ देखकर हंस पड़ता है। वो कहता है कि मेरे जैसे कपड़े पहनने वाला इंसान कार खरीदने की सोच भी कैसे सकता है। फिर मुझे किनारे हटने को कहता है ताकि वो असली कस्टमर को हैंडल कर सके। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या वो सिर्फ कपड़े देखकर लोगों का फैसला करता है। उसी समय दूसरा सेल्समैन शियाओ फेंग वहां आ जाता है। पहला सेल्समैन उसे ताना मारते हुए कहता है कि वो हर तरह के लोगों को कस्टमर बना लेता है, इसलिए उसकी सेल्स कभी नहीं बढ़ती। इतने में एक अमीर कस्टमर शोरूम के अंदर आता है। सेल्समैन तुरंत उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि पिछली बार जो कार उन्होंने पसंद की थी उसके साथ इस बार कंपनी से फ्री मेंटेनेंस भी दिला सकता है। मैं बीच में बोलता हूँ कि मैं पहले आया था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तभी शाओफेंग शांत आवाज में कहता है, दोनों में अगर उसके पास मेरी सर्विस करने का टाइम नहीं है तो आज ये कार मैं ही खरीद लेता हूँ। तभी वो अमीर कस्टमर बोल पड़ता है। वो कहता है कि वो तो अपनी कार लेने आया है। जिस कार को उसने चुना है उसकी ऑन रोड प्राइस 30 लाख से भी ज्यादा है। फिर वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए पूछता है कि क्या मैं इतनी महंगी कार खरीद सकता हूँ। सेल्समैन भी मुझे ताना मारते हुए कहता है कि अगर फ्री सर्विस चाहिए तो कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वो वीआईपी कस्टमर को हैंडल कर ले। वो साफ कहता है कि पहले वो इस कस्टमर की डिलीवरी पूरी करेगा। मैं उसके पास खड़ा रहकर टाइम बर्बाद ना करूं। फिर वो घमंड से कहता है कि सामने खड़ा कस्टमर उनकी शॉप का वीआईपी है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊं। मैं हल्की मुस्कान के साथ पूछता हूँ, क्या वीआईपी होना इतनी बड़ी बात है? वो तुरंत जवाब देता है कि बिल्कुल बड़ी बात है। अगर मेरे अंदर दम है तो मैं भी एक कार खरीद कर दिखाऊं। तभी उसे भी मेरे लिए पहले सर्विस करनी पड़ेगी। मैं फिर उससे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं उसके कस्टमर से भी महंगी कार खरीद लूँ तो क्या उसके बाद मैं उससे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ? मैं मैनेजर को बुलाकर गवाह बनाने ही वाला होता हूँ कि तभी एक नई सेल्स गर्ल मेरे पास आ जाती है। वो मुस्कुराकर पूछती है कि उसे मेरी किस तरह मदद करनी चाहिए। उसका नाम सुना था। उसी समय दूसरा सेल्समैन उसे रोकते हुए कहता है कि वो नई है, अभी उसे 1 महीना भी नहीं हुआ और उसने एक भी कार नहीं बेची। अगर प्रैक्टिस करनी है तो किसी असली कस्टमर के साथ करे, मेरे जैसे इंसान पर अपना टाइम बर्बाद ना करे। लेकिन सूना उसकी बात नहीं मानती। वो शांति से कहती है कि कस्टमर कार देखना चाहता है। वो उसे शोरूम घुमा देती है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट वो आराम से पूरा कर ले। दूसरा सेल्समैन हंसकर कहता है कि अगर उसे गांव वाले जैसे कस्टमर की सर्विस करनी है तो शौक से करे। सुना मेरी तरफ मुस्कुराकर कहती है कि अब वो मुझे शोरूम की सारी कार्स दिखाएगी। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बात की गवाही चाहिए। अगर मैं उस मोटे आदमी की कार से भी महंगी कार खरीद लूँ तो क्या मैं उस सेल्समैन से अपनी कोई भी शर्त मनवा सकता हूँ?
सुना बिना झिझक कहती है कि बिल्कुल, इसके लिए किसी इंसान के गवाह की भी ज़रूरत नहीं है। शोरूम में हर जगह कैमरा लगे हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। ज़रूरत पड़ी तो पूरा प्रूफ मिल जाएगा। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, तो मुझे सीधे शोरूम की सबसे महंगी ल्यूशन स्पोर्ट्स कार दिखाइए। सुना थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि क्या मैं एक बार और सोच लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सीधे सबसे महंगी कार के पास चलिए। सुना मुझे लेकर शोरूम के सबसे खास वीआईपी सेक्शन में पहुंच जाती है। लेकिन वो कार के बारे में बताना शुरू ही करती कि तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके वही अमीर कस्टमर और वो घमंडी सेल्समैन भी वहां आ जाते हैं। सेल्समैन सुना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है परमानेंट जॉब पाने की इतनी जल्दी है कि वो मेरे जैसे इंसान को भी वीआईपी सेक्शन तक ले आई। वो हंसते हुए कहता है कि मैं खुद को बेच भी दूं तब भी उस कार का एक टायर नहीं खरीद सकता। सुना शांत होकर कहती है कि किसी को सिर्फ कपड़ों से नहीं पहचानना चाहिए। हो सकता है मैं सच में ये कार खरीद सकूं। उसकी बात सुनकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो उन्हें हंसाकर मारना चाहती है। उनके हिसाब से मेरे लिए इतनी महंगी कार खरीदना नामुमकिन है। मैं उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। मैं सीधा सुना से कहता हूँ, मुझे यही ल्यूशन स्पोर्ट्स कार चाहिए। पेमेंट मैं मामा पे से करूंगा। सुना मेरी तरफ देखकर एक पल के लिए चुप रह जाती है। फिर वो हैरानी से पूछती है, क्या मैं सच में ये कार खरीदने जा रहा हूँ? मैं मुस्कुराकर अपना फ़ोन उसे दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर भरोसा नहीं है तो खुद पेमेंट कर लो। मेरा पेमेंट पासवर्ड 383838 है। सुना को अभी भी यकीन नहीं होता, लेकिन वो फ़ोन लेकर सीधा बिलिंग काउंटर पर चली जाती है। उधर वो अमीर कस्टमर और फेंगजुन दोनों मुंह खोले खड़े रह जाते हैं। उन्हें अब भी भरोसा नहीं होता कि मैं सच में इतनी महंगी कार खरीद सकता हूँ। तभी पूरे शोरूम में पेमेंट का अनाउंसमेंट गूंजता है। मामा पे से 15,54,630 रुपए का पेमेंट सफल हो चुका था। ये आवाज़ सुनते ही पूरा शोरूम एकदम शांत हो जाता है। सुना खुशी से दौड़ती हुई वापस आती है और मेरा फ़ोन लौटा देती है। मैं उससे कहता हूँ कि क्या वो शोरूम के मैनेजर को बुला सकती है, मुझे उनसे एक ज़रूरी बात करनी है। सुना तुरंत मैनेजर को बुलाने चली जाती है। उधर वो अमीर कस्टमर समझ जाता है कि आज उसकी बहुत बेइज्जती हो गई। वो बिना कुछ बोले जल्दी से शोरूम छोड़कर निकल जाता है। दूसरी तरफ फेंगजुन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो तुरंत सुना से कहता है कि ये डील उसकी थी, उसे ही ये कार बेचनी चाहिए थी। सुना गुस्से में जवाब देती है। वो कहती है कि जब कस्टमर आया था तब उसी ने उसे नज़रअंदाज किया था। अब डील पूरी होने के बाद उसे अपना कस्टमर बता रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। फेंगजुन फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि वो उसका सीनियर है, उसकी डील लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बीच में बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं, पहले मैनेजर को बुलाइए। फेंगजुन हंसते हुए कहता है कि मैनेजर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे मैं जब चाहूँ बुला लूँ। लेकिन अगले ही पल मैनेजर सच में वहां पहुंच जाते हैं। वो मुस्कुराकर पूछते हैं कि मुझे किस बात की ज़रूरत है। मैं बिना घुमाए सीधी बात करता हूँ। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस सेल्समैन को अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दीजिए और आगे से आपकी किसी भी ब्रांच में इसे दोबारा नौकरी मत दीजिए। मेरी बात सुनते ही फेंगजुन भड़क उठता है। वो गुस्से में कहता है कि मैं होता कौन हूँ ऐसा फैसला लेने वाला। वो खुद को शोरूम का सबसे बड़ा सेल्समैन बताता है। उसके मुताबिक अगर वो चला गया तो शोरूम की सेल्स आधी रह जाएंगी। मैनेजर तुरंत उसे चुप रहने के लिए डांट देते हैं। फिर मेरी तरफ मुड़कर माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि फेंगजुन ने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसलिए वो उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। साथ ही मुझसे शांत होने की रिक्वेस्ट करते हैं। मैं मैनेजर से पूछता हूँ, क्या वो उसकी तरफदारी कर रहे हैं? अगर मैं चाहूँ तो आज उसे नौकरी से निकलवा सकता हूँ, और कल उन्हें भी। मैनेजर ये सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं। वो फिर से कहते हैं कि पहले आराम से बैठकर बात कर लेते हैं। उधर फेंगजून भी हैरान होकर मैनेजर से पूछता है कि क्या वो सच में मेरी बात मानने वाले हैं। वो उन्हें याद दिलाता है कि कल ही दोनों साथ में खाना खाकर आए थे। इतना ही नहीं, उसने मैनेजर की पत्नी को नया लग्जरी बैग भी गिफ्ट किया था। मैनेजर अंदर ही अंदर मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर फेंगजून को सच में निकाल दिया तो उस एहसान का क्या होगा। मैं उनकी परेशानी देखकर कहता हूँ, अगर उन्हें इतना मुश्किल लग रहा है तो रहने दीजिए। मैनेजर तुरंत घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तभी सुना अचानक एक बात बताती है। वो कहती है कि जब उसने मेरी पेमेंट की थी तब उसने देखा कि मेरे मामा पे अकाउंट में अभी भी 1 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस बचा हुआ है। ये सुनते ही मैनेजर का चेहरा बदल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि आज फेंग जुन ने बहुत बड़े कस्टमर को पहचानने में गलती कर दी। मैनेजर मन ही मन फैसला कर लेते हैं, अभी के लिए वो दिखावे में फेंग जुन को नौकरी से निकाल देंगे, बाद में मौका देखकर उसे वापस बुला लेंगे। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहते हैं, मैं शांत रहूं। उनकी तरफ से फैसला हो चुका है। फेंगजुन को अभी इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है। ठीक है, तुमने इतनी समझदारी दिखाई है, इसलिए इस बार मैं बात यहीं खत्म करता हूँ। लेकिन याद रखना,
अगर तुमने इसे सिर्फ दिखावे के लिए नौकरी से निकाला और बाद में चुपके से वापस रख लिया तो मुझे पता चल गया तो तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैनेजर के मन में एक ही बात चल रही थी, ये लड़का आखिर है क्या? मैं जो सोचता हूँ इसे पहले से कैसे पता चल जाता है? आखिर में वो मजबूरी में फैसला कर लेता है, फेंगजोन की ही बलि देनी पड़ेगी। फिर वो फेंगजोन की तरफ मुड़कर कहता है कि वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से इस महीने की सैलरी लेकर तुरंत शोरूम छोड़ दे। फेंगजोन समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। मामला खत्म होने के बाद मैं अपनी नई स्पोर्ट्स कार लेकर सीधे घर लौट आता हूँ। घर पहुंचते ही मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आता है। ये जादुई बर्तन हर चीज की कॉपी बना सकता है। अगर मैं इसी के पानी से नहा लूं तो क्या होगा? करीब आधे घंटे बाद मैं नहाकर शीशे के सामने खड़ा होता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी स्किन पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार हो गई है। फिर मेरे मन में एक और सवाल आता है, अगर स्किन इतनी बदल सकती है तो क्या शरीर के घाव भी जल्दी भर सकते हैं? लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पर करना सही नहीं होगा। मैं फैसला करता हूँ कि पहले कोई अच्छी और प्राइवेट जगह लेनी होगी। इसके बाद मैं अपनी कार लेकर सीधा 7 स्टार होटल पहुंच जाता हूँ। रिसेप्शन पर जाकर मैं पूछता हूँ कि अगर मुझे उनके सबसे शानदार स्वीट में पूरे 1 साल रहना हो तो उसका कितना खर्च होगा। रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो कहती है कि शायद मुझे एक सामान्य बिजनेस रूम चाहिए। फिर पूछती है कि मैं कितने दिन रुकने वाला हूँ। मैं दोबारा साफ कहता हूँ, मुझे 1 साल के लिए सबसे शानदार स्वीट चाहिए। मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची होने की वजह से होटल मैनेजर भी वहां आ जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। रिसेप्शनिस्ट तुरंत शिकायत करती है। वो कहती है कि मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है, मैं मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पूरे 1 साल के लिए सबसे महंगा स्वीट मांग रहा हूँ। मैनेजर मेरी तरफ देखकर विनम्रता से पूछते हैं, क्या मैं सच में 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करना चाहता हूँ? मैं शांत होकर कहता हूँ, हाँ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? रिसेप्शनिस्ट फिर से मेरी तरफ देखकर ताना मारती है। वो कहती है कि मेरे कपड़े देखकर ही पता चल रहा है कि मैं टिप तक नहीं दूंगा। ऐसे कस्टमर उसने पहले कभी नहीं देखे। मैनेजर तुरंत उसे डांट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसे नौकरी नहीं करनी तो अभी जा सकती है। फिर मेरी तरफ मुड़कर बताते हैं, अगर मैं 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करता हूँ तो मुझे उनका ब्लैक गोल्ड सुप्रीम कार्ड मिलेगा। इसके साथ होटल ग्रुप की सभी प्रीमियम मेंबरशिप सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन पूरी 1 साल की पेमेंट अभी करनी होगी और बीच में बुकिंग कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, बस बुकिंग कर दीजिए, इतने सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर हिसाब लगाकर बताते हैं, पूरे 1 साल का खर्च 61,64,120 रुपये होगा। फिर पूछते हैं कि मैं पेमेंट कैसे करना चाहता हूँ। मैं सीधे मामा पे से पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट पूरा होते ही मैनेजर मुस्कुराकर मेरा स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि अब अगले 1 साल तक 7 स्टार होटल ही मेरा दूसरा घर है। उनकी पूरी टीम मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखेगी। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। अब मेरे पास इतना पैसा है कि जितना भी खर्च करूं खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसी बीच होटल का एक स्टाफ मेंबर मेरा सामान लेकर मुझे प्रेसिडेंशियल स्वीट तक छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, अरे लियू लैंग, सोचा नहीं था कि तू यहाँ छिपा मिलेगा। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। सामने मेरी एक्स और उसका नया बॉयफ्रेंड खड़े होते हैं। उन्हें देखते ही मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इसी लड़की के लिए मैंने अपने घर के मुआवजे का सारा पैसा ब्लैक टाइगर को दे दिया था। लड़का गुस्से में कहता है कि मैंने जोइंग की नौकरी छिनवा दी, अब उसका हिसाब कौन देगा? मैं ठंडे अंदाज में जवाब देता हूँ, जोइंग ने जो किया उसका नतीजा उसे खुद मिला, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इसीलिए बेवजह बीच में मत पड़ो। वो हंसकर कहता है कि मुझे थोड़े से पैसे क्या मिल गए, मैं खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा हूँ। उसके मुताबिक जिस दिन मेरा पैसा खत्म होगा उस दिन मेरी असली औकात वापस सामने आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ता हूँ। फिर उससे पूछता हूँ, अगर तुम्हारे परिवार का सहारा छिन जाए तो तुम खुद क्या हो? बस अपने घर की दौलत पर पलने वाले एक बिगड़े हुए लड़के। मेरी बात सुनकर वो मेरे करीब आने लगता है। मैं तुरंत उसे रोक देता हूँ, इतना पास मत आओ, तुम्हारे शरीर से आने वाली बदबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हंसते हुए कहता हूँ, अगर बदबू की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बदबू तो उसी इंसान से आती है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ ऐश और मौज मस्ती में बिताई हो। वो गुस्से से दांत पीसने लगता है। फिर कहता है कि मेरे जैसे इंसान की कभी उनकी सोसाइटी में जगह नहीं बन सकती। उसके हिसाब से मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ के आसपास पैसे हैं। मैं कभी भी बड़े लोगों की दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। फिर वो घमंड से बताता है कि वो इस होटल का सिल्वर वीआईपी मेंबर है और यहाँ एक नियम है, अगर कोई आम कस्टमर किसी वीआईपी मेंबर से बदतमीजी करे तो होटल उसे बाहर निकाल सकता है। इतना कहकर वो होटल मैनेजर को बुला लेता है। वो मैनेजर से कहता है कि मैं उसकी स्टे खराब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तुरंत होटल से बाहर निकाल दिया जाए। मैनेजर शांत होकर जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस होटल का ब्लैक गोल्ड सुप्रीम मेंबर हूँ। मेरा मेंबरशिप लेवल उसके सिल्वर वीआईपी से कहीं ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए उनके पास मुझे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है।
ये सुनते ही वो दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मैं होटल का सबसे ऊंचा मेंबर बन चुका हूँ। तभी लड़का जल्दी से कहता है कि उसके पिताजी भी इस होटल के ब्लैक गोल्ड सुप्रीम मेंबर हैं। अब तो मैनेजर मेरी जगह मुझे ही बाहर निकालेंगे। लेकिन मैनेजर फिर भी शांत रहते हैं। वो बताते हैं कि मैं अभी अभी पूरे 1 साल के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर चुका हूँ। इस समय होटल की जिम्मेदारी है कि मेरी स्टे आरामदायक रहे, इसीलिए किसी भी हाल में मुझे परेशान नहीं किया जाएगा। मेरी एक्स दांत भींच कर कहती है, अभी इसके पास थोड़ा पैसा है इसलिए इतना घमंड कर रहा है। जब ये पैसा खत्म हो जाएगा तब इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। मैं मुस्कुराकर मैनेजर से पूछता हूँ, अगर मेंबरशिप लेवल की बात करें तो हम दोनों में ऊपर कौन है? मैनेजर बिना देर किए कहते हैं, वो सिर्फ सिल्वर वीआईपी मेंबर हैं, जबकि आप ब्लैक गोल्ड सुप्रीम मेंबर हैं, यानी उनका लेवल आपके सामने बहुत नीचे है। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, तो फिर होटल के नियमों के हिसाब से अगर ऐसा छोटा मेंबर मुझसे बदतमीजी करे तो उसके साथ क्या किया जाता है? मैनेजर अभी जवाब देने ही वाले होते हैं कि वो लड़का जोर से चिल्ला उठता है। वो धमकी देता है, हिम्मत है तो करके दिखाओ। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा बाप कौन है? मैनेजर शांत आवाज में ली शाओचिंग से कहते हैं, मिस्टर ली, अब मिस्टर ली इस होटल के ब्लैक गोल्ड सुप्रीम मेंबर हैं, इसलिए उनसे इज्जत से बात कीजिए। मुझे पता है कि आपके पिताजी चेयरमैन ली भी हमारे ब्लैक गोल्ड सुप्रीम मेंबर हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो भी होटल के नियमों का सम्मान करेंगे। इतना कहकर मैनेजर तुरंत सिक्योरिटी को कॉल कर देते हैं। कुछ ही देर में 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। ली शाओचिंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैनेजर मुस्कुराकर कहते हैं कि वो उन्हें छूने नहीं आए हैं, वो सिर्फ मुझे सुरक्षित मेरे प्रेसिडेंशियल स्वीट तक छोड़ने आए हैं। फिर वो ली शाओचिंग से कहते हैं कि बेवजह उनके लिए मुश्किलें खड़ी ना करें। इसके बाद मैनेजर और सिक्योरिटी मुझे मेरे प्रेसिडेंशियल स्वीट तक छोड़ आते हैं। रूम में पहुंचते ही मैं आराम से मुलायम सोफे पर बैठ जाता हूँ। मैं मन ही मन सोचता हूँ, कार भी खरीद ली, रहने की जगह भी मिल गई, अब वक्त आ गया है कि कुछ पुराने हिसाब भी बराबर किए जाएं। मैं अपना फ़ोन निकालकर वीचैट खोलता हूँ, फिर सीधे जोइंग को मैसेज भेजता हूँ। मैं लिखता हूँ, चलो बताओ अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? सच कहूँ तो सिर्फ ली शाओचिंग ही नहीं, अगर तुम ब्लैक टाइगर भाई को भी बुला लो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर बाद जोइंग का रिप्लाई आ जाता है। मैं मैसेज पढ़कर हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। उधर उसी समय जो यिंग ब्लैक टाइगर भाई के पास पहुंच चुकी होती है। वो उसे बताती है कि मेरे पास अब 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे हैं। ब्लैक टाइगर भाई भी हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि इतने पैसे आखिर आए कहाँ से? जो यिंग तुरंत कहती है कि मैंने ये सारे पैसे ज़रूर चोरी किए होंगे। उसके मुताबिक अगर मैं पहले से इतना अमीर होता तो कभी उससे लोन लेने नहीं जाता। फिर वो ब्लैक टाइगर भाई से मेरे खिलाफ बदला लेने की गुहार लगाती है। ब्लैक टाइगर भाई पहले तो कहता है कि मेरा कर्जा तो बहुत पहले खत्म हो चुका है, अब मेरे पास पैसा कैसे आया उससे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो यिंग चालाकी से उसे फंसाने लगती है। वो मीठी आवाज में कहती है कि अगर वो उसके लिए मेरा घमंड तोड़ दे तो आज वो जो चाहे वही होगा। अगली सुबह मेरी आंख खुलती है। मैं टाइम देखने के लिए फोन उठाता हूँ, लेकिन स्क्रीन देखते ही मैं मुस्कुरा देता हूँ। ब्लैक टाइगर भाई की करीब 15 मिस्ड कॉल्स पड़ी होती हैं। मैं मन ही मन कहता हूँ, लगता है मछली कांटे में फंस चुकी है। फिर मैं वीचैट खोलकर जोइंग के कुछ मैसेज पढ़ता हूँ। सब पढ़ने के बाद मुझे और भी यकीन हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि ब्लैक टाइगर भाई जितना बड़ा बनने की कोशिश करता है उतना है नहीं, इतने छोटे से जाल में ही फंस गया। फिर मैं फैसला करता हूँ, जो काम कल करना था वो आज ही खत्म कर देता हूँ। मैं तुरंत ब्लैक टाइगर भाई को कॉल करता हूँ। उधर से हंसने की आवाज़ आती है। वो ताना मारते हुए कहता है, अरे करोड़पति साहब, आज हमारे जैसे छोटे लोगों को याद कैसे कर लिया? मैं भी हंसकर जवाब देता हूँ, अरे टाइगर भाई, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? बताइए आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं अभी आपके पास पहुँचता हूँ। ब्लैक टाइगर भाई ठंडी आवाज़ में कहता है, मैं तेरे ही घर पर बैठा हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, तेरे इस टूटे फूटे घर में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। अब तेरे पास पैसे क्या आए? तूने तो मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। मैं तुरंत हंसते हुए कहता हूँ, अरे टाइगर भाई, अभी तो थोड़ा पैसा आया था, बस घूमने निकल गया था। मैं अभी घर पहुँचता हूँ, पैसों की बात आराम से करेंगे। ब्लैक टाइगर भाई सख्त आवाज में कहता है, तेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो हर 10 मिनट की देरी पर 1-1 करोड़ नहीं बल्कि 1-1 लाख रुपए बढ़ते जाएंगे। फोन करते ही मैं मन ही मन हंस पड़ता हूँ। मैं सोचता हूँ, जो 1 करोड़ रुपए घर में पड़े हैं वो तो खास तुम्हारे लिए ही तैयार किए हैं। बस डर यही है कि कहीं इतना पैसा देखकर तुम्हारी लालच ही तुम्हें खत्म न कर दे। मैं जानबूझकर थोड़ा देर करता हूँ, फिर आराम से कार चलाते हुए पुराने मोहल्ले में पहुंचता हूँ। कार पार्क करके सीधे अपने छोटे से घर की तरफ बढ़ता हूँ। दरवाज़ा खोलते ही देखता हूँ, ब्लैक टाइगर भाई और जो यिंग पहले से ही सोफे पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
मुझे देखते ही ब्लैक टाइगर भाई मुस्कुराकर कहता है, अरे वाह, हमारे करोड़पति साहब आखिर आ ही गए। सच में बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। ब्लैक टाइगर भाई हंसते हुए कहते हैं, अरे टाइगर भाई को इतना सीरियस मत बनाओ। फिर अचानक उनका चेहरा सख्त हो जाता है। वो पूछते हैं कि मैं ऐसा मुंह बनाकर क्यों खड़ा हूँ? क्या मुझे डर है कि वो मेरे पैसे हड़प लेंगे? इसके बाद वो घड़ी देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं पूरे 45 मिनट लेट आया हूँ। अगर ऊपर का हिसाब जोड़ ले तो पूरे 50 मिनट मान लेते हैं, यानी सिर्फ लेट होने का जुर्माना ही 5 लाख बनता है। मैं मन ही मन हंस पड़ता हूँ। पूरे 1 करोड़ में से आते ही 5 लाख मांग रहा है। इतना लालची इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा पैसा वैसे भी उसी के लिए तैयार किया गया था। ब्लैक टाइगर भाई फिर कहते हैं, चलो लेट होने वाली बात यहीं खत्म करते हैं। अब उस हिसाब की बात करते हैं जब तुमने मेरी औरत की बेइज्जती की थी। उसकी मानसिक तकलीफ का हर्जाना 1 लाख, नौकरी छूटने का हर्जाना 1 लाख, कुल मिलाकर 2 लाख। और मैं तुरंत सिर झुकाकर कहता हूँ, अगर मुझे पहले पता होता कि जोइंग आपकी गर्लफ्रेंड है तो मैं कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं करता। गलती मेरी थी। ये सारे पैसे मैं माफ़ी के तौर पर आपको देता हूँ। बस आगे से अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखिए। ब्लैक टाइगर भाई मुस्कुराकर पूछते हैं, तो बताओ मुझे कितना देना चाहते हो? मैं तुरंत कहता हूँ, इसे देना नहीं कहिए टाइगर भाई, आप तो ऐसे इंसान हैं ही नहीं। आपके 50 मिनट की भरपाई के 5 लाख, जो यिंग के हर्जाने के 2 लाख, यानी कुल 7 लाख। बाकी जैसा आप ठीक समझें। ब्लैक टाइगर भाई जो यिंग की तरफ देखकर पूछते हैं, जान तुम्हें क्या लगता है? लेकिन जो यिंग वही बात काट देती है। वो कहती है कि सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा। मुझे उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी भी मांगनी होगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो ब्लैक टाइगर भाई से मेरे दोनों घुटने तुड़वा देगी। मैं मन ही मन सोचता हूँ, ब्लैक टाइगर भाई तो सिर्फ पैसों का लालची है, लेकिन ये औरत तो सच में जान लेने पर तुली हुई है। ब्लैक टाइगर भाई भी उसकी बात का साथ देते हैं। वो कहते हैं, भाई अपनी जगह है, लेकिन औरत अपनी जगह। मैं अपनी जान से प्यारी लड़की को दुखी नहीं देख सकता। ये 7 लाख मैं रख लेता हूँ, लेकिन आज तुम्हें इसके सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है। फिर भी मैं शांत आवाज़ में कहता हूँ, टाइगर भाई, आदमी के घुटनों की भी इज्जत होती है। क्या बिना घुटनों पर बैठे बात नहीं बन सकती? मेरी बात सुनकर ब्लैक टाइगर भाई गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुझे मौका दे रहा हूँ फिर भी अकड़ दिखा रहा है। आज दो ही रास्ते हैं, या तो खुद घुटनों पर बैठ, या फिर मैं तेरे घुटने हमेशा के लिए तुड़वा दूं। मैं तुरंत डरने का नाटक करता हूँ। फिर कहता हूँ, टाइगर भाई, जो यंग दीदी, मान लीजिए मुझसे गलती हो गई। ऐसा करते हैं, इस 1 करोड़ में से मैं सिर्फ 10 लाख छोड़ दूंगा। बाकी सारे पैसे आप लोग रख लीजिए, बस मुझे छोड़ दीजिए। जो यिंग की आंखें चमक उठती है। वो हैरानी से पूछती है, यानी बाकी बचे हुए सारे पैसे मेरे होंगे? मैं तुरंत सिर हिलाकर कहता हूँ, हाँ सब आपके। बस मुझे कहीं दूर जाकर अपनी छोटी सी जिंदगी जीने दीजिए। जो यिंग घमंड से मुस्कुराती है। वो कहती है, चलो आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये पैसे हम रख लेते हैं, लेकिन आगे कभी मेरे सामने मत आना। ब्लैक टाइगर भाई भी हंसते हुए कहते हैं, आज समझदारी दिखाई है। अगर आगे कभी पैसे खत्म हो जाए तो सीधे मेरे पास आना। तुम्हें सबसे कम ब्याज पर लोन दूंगा। मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों खुशी खुशी नोटों से भरा सूटकेस उठाकर वहां से निकल जाते हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें हाथ हिलाते हुए विदा करता हूँ। उनके जाते ही मैं लंबी सांस लेकर मुस्कुरा देता हूँ। इतनी देर तक डरने का नाटक करना सच में बहुत मुश्किल था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ब्लैक टाइगर भाई को पैसा बनाने का तरीका सच में अच्छी तरह आता है। मैं हंसते हुए मन ही मन सोचता हूँ, मेरा ही पैसा लेकर मुझे ही लोन देगा, और ऊपर से मुझसे ही ब्याज भी वसूलेगा। सच में ब्लैक टाइगर भाई जैसा बिजनेस माइंड कम ही देखने को मिलता है। लेकिन मुझे उसकी बात की जरा भी परवाह नहीं होती। मैं लाइटर निकालता हूँ, फिर अपने पास बचा हुआ सारा नकली कैश एक ही बार में आग लगा देता हूँ। कुछ ही देर में सारे कॉपी किए हुए नोट जलकर राख हो जाते हैं। ये सब खत्म करने के बाद मैं अपने छोटे से पुराने घर को आखिरी बार देखता हूँ। मैं मन ही मन कहता हूँ, सब खत्म हो गया, अब मेरी नई जिंदगी शुरू होती है। इसके बाद मैं अपना फ़ोन निकालकर एक कॉल करता हूँ, फिर कार लेकर वापस होटल की तरफ निकल पड़ता हूँ। रास्ते में मेरा फ़ोन बज उठता है। ये उसी पुलिस वाले का कॉल होता है जिसे मैंने पहले रिपोर्ट की थी। वो बताते हैं कि ब्लैक टाइगर भाई को पकड़ लिया गया है। अब उन्हें मेरे बयान की ज़रूरत है, इसलिए वो मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। मैं बिना देर किए सीधे न्यू सिटी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूं। उधर ब्लैक टाइगर भाई पुलिस के सामने जोर जोर से सफाई दे रहा होता है। वो कहता है कि वो सारे पैसे उसके नहीं हैं, मैंने खुद उसे दिए थे। उसके पास इसका सबूत भी है। वो पुलिस को बताता है कि मैंने गोल्ड शॉप में गोल्ड बेचकर 1 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। इस केस की जांच ऑफिसर वांग जेंग कर रहे होते हैं। वो इस इलाके के टीम लीडर हैं। ऑफिसर वांग जेंग गुस्से में ब्लैक टाइगर भाई को डांटते हैं।
वो कहते हैं कि वो पहले से कई मामलों में शामिल रह चुका है, इसलिए सीधा सच बोले। लेकिन ब्लैक टाइगर भाई खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, फिर अचानक मेरी तरफ देखकर धमकी देता है। वो कहता है कि अब उसे समझ आ गया है, मैंने जानबूझकर उसे पैसे दिए ताकि वो फांस जाए। अगर वो कभी बाहर निकला तो मुझे नहीं छोड़ेगा। ऑफिसर वांग जेंग तुरंत उसे डांटते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस के सामने भी किसी को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद ऑफिसर मेरी तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे भी कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि ब्लैक टाइगर भाई का दावा है कि वो सारे पैसे मैंने उसे दिए थे। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है कि मैंने गोल्ड शॉप से 1 करोड़ कमाए थे। मैं मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ। मुझे पहले से पता था कि ब्लैक टाइगर भाई आखिर में यही चाल चलेगा, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। मैं ऑफिसर से कहता हूँ, मैंने किसी भी गोल्ड शॉप से चोरी नहीं की। हाँ, मैंने हाल ही में कई किलो गोल्ड बेचा था, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, लेकिन वो पैसा अब लगभग पूरा खर्च हो चुका है। ऑफिसर हैरानी से पूछते हैं, एक ही दिन में इतना पैसा कैसे खत्म हो गया? मैं आराम से पूरा हिसाब बताता हूँ। मैंने करीब 15 लाख की स्पोर्ट्स कार खरीदी, फिर पूरे 1 साल के लिए होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया, जिसमें 60 लाख से भी ज्यादा खर्च हुए। बाकी पैसों से मैंने पुराने लोन और दूसरे कर्जे चुका दिए। अब मेरे पास सिर्फ करीब 30 लाख बचे हैं। मैं कहता हूँ कि ये सारी ट्रांजैक्शंस बैंक रिकॉर्ड में मौजूद हैं। ऑफिसर तुरंत अपनी टीम से मेरा बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं। साथ ही 4 शोरूम और होटल दोनों जगह फ़ोन करके जानकारी भी वेरीफाई करते हैं। कुछ देर बाद सारी जानकारी बिल्कुल सही निकलती है। ऑफिसर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें कोई और सवाल नहीं है। मेरे सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो वो फिर मुझसे संपर्क करेंगे। मैं भी मुस्कुराकर कहता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर अपराधियों के खिलाफ कोई भी मदद चाहिए होगी तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। पुलिस स्टेशन से निकलते समय मैं एक बात सोचने लगता हूँ, जो यंग इस बार भी बच गई। आखिर आखिरी वक्त पर उसने ब्लैक टाइगर भाई का साथ छोड़ दिया, या फिर ब्लैक टाइगर भाई ने ही उसे बचा लिया। यही सोचते हुए मैं वीचैट खोलता हूँ, और जैसा मैंने सोचा था, जो यंग का मैसेज खुलते ही उसमें लिखा होता है, आज तो तुम बच गए, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। शियाओ या खुद मेरा साथ देगी, फिर देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। तुमने ब्लैक टाइगर भाई को फंसा दिया, ये ठीक है, लेकिन अगर दम है तो ली शाओचिंग से भी टकरा कर दिखाओ। उसके पिताजी ली ग्रुप के चेयरमैन हैं। तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आ गया है, लेकिन सोसाइटी में तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं बिना रिप्लाई किए सीधा उसे ब्लैकलिस्ट में डाल देता हूँ। मैं मन ही मन कहता हूँ, अब कम से कम उसकी बेकार की बातें दोबारा नहीं सुननी पड़ेंगी। मैंने पूरा प्लान बनाकर ब्लैक टाइगर भाई को फंसा दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर झो यिंग बच निकली। यही सोचते हुए मैं मन ही मन कहता हूँ, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आज मेरी बारी है। इतने में मेरा फोन बज उठता है। कॉल दूसरी तरफ से यांग दातुंग का होता है। वो अपना नाम बताते हैं और पूछते हैं कि क्या मुझे उनकी याद है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, भला आपको कैसे भूल सकता हूँ, इतनी बड़ी डील कोई आसानी से नहीं भूलता। यांग दातोंग कहते हैं, आज न्यू सिटी पुलिस स्टेशन से ऑफिसर वांग जेंग का फोन आया था। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने आपकी गोल्ड की डील की थी। मैं हंसते हुए कहता हूँ, बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था। वैसे सुना है कि ब्लैक टाइगर भाई नकली नोटों के केस में पकड़ा गया। कहा जा रहा है कि रकम 1 करोड़ से भी ज्यादा थी। पता नहीं आपको इसके बारे में कुछ मालूम है या नहीं। यांग दातोंग तुरंत हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं, ब्लैक टाइगर भाई पकड़ा गया? अच्छा हुआ, लेकिन आप शायद गलत समझ रहे हैं। वो मेरा दोस्त नहीं है, उसकी हैसियत ही नहीं कि वो मेरा दोस्त कहलाए। मैं भी मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। फिर पूछता हूँ, तो आज आपने मुझे किस लिए कॉल किया है? यांग दातोंग बिना घुमाए सीधी बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है, मेरे पास अभी भी काफ़ी गोल्ड बचा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो वो मेरा पूरा स्टॉक खरीदने को तैयार हैं। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। सोचता हूँ, अगर मैंने सच में जितना बना सकता हूँ उतना गोल्ड बना दिया तो शायद उनका पूरा बिजनेस ही डूब जाए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आपको मेरा पूरा स्टॉक खरीदना है तो आप कितना पैसा लगाने को तैयार हैं? यांग दातोंग हंसते हुए कहते हैं, बेटा तुम शायद अपनी साल भर की कमाई से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो रकम तो मेरे पॉकेट मनी के बराबर भी नहीं है। मैं भी मुस्कुराकर कहता हूँ, ठीक है, तो पहले आपको एक छोटा सा स्टार्टर चखाता हूँ। यांग दातोंग पूछते हैं, कितना गोल्ड है? मैं आराम से जवाब देता हूँ, करीब 120 जिन, यानी लगभग 60 किलो से थोड़ा ज्यादा। यांग दातोंग पहले थोड़ा चौंकते हैं, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर कहते हैं, इतना भी ज्यादा नहीं है, मेरी तरफ से किसी भी वक्त डील हो सकती है। मैं तुरंत कहता हूँ, ठीक है, तो कल मैं खुद आपकी नई शॉप पर पहुंचता हूँ और वहीं मेन कोर्स की बात भी करेंगे। कॉल खत्म होते ही मैं होटल लौट आता हूँ। फिर पूरी रात जादुई बर्तन की मदद से गोल्ड बार की कॉपी बनाता रहता हूँ। कुछ ही देर में पूरे 120 जिन गोल्ड तैयार हो जाते हैं। अगले दिन मैं सारा गोल्ड लेकर यांग दातोंग की नई शॉप पहुंच जाता हूँ।
मुझे देखते ही वो हंसते हुए कहते हैं, लियो भाई आपकी स्पीड तो कमाल की है। मैं भी मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, क्या करूँ, जल्दी से आपको पैसा कमाने का मौका जो देना था। फिर मैं सूटकेस उनकी तरफ बढ़ाकर कहता हूँ, सारा माल अंदर है। यांग दातुंग हंसते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने कहा है कि 120 जिन है तो वही होगा। चलो पहले अंदर बैठकर चाय पीते हैं, फिर आराम से बाकी बातें करेंगे। चाय की पहली चुस्की लेते ही यांग दातोंग मेरी तरफ देखकर कहते हैं, लियो भाई, ब्लैक टाइगर भाई वाला मामला मैंने भी सुन लिया है। यांग दातोंग चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, मैंने सुना है ब्लैक टाइगर भाई को नकली नोटों के केस में पकड़ लिया गया। इतनी बड़ी रकम की वजह से उसे कड़ी सजा मिलने वाली है। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, जो किया उसका फल तो मिलना ही था, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है, आखिरी वक्त पर उसने जोयिंग को क्यों बचा लिया। यांग दातोंग मुझे सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे उस औरत से बचकर रहना चाहिए। उसका स्वभाव बहुत खराब है। मैंने गोल्ड शॉप में उसकी बेइज्जती की थी। वो ये बात कभी नहीं भूलेगी। अब तो उसके पास कोई सहारा भी नहीं बचा। ऐसे में वो कुछ भी कर सकती है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, चिंता मत कीजिए, मुझे सब पता है। सच कहूँ तो मैं खुद चाहता हूँ कि वो कोई चाल चले। इसके बाद दोनों आराम से बातें करते रहते हैं। लेकिन बातों बातों में यांग दातोंग बार बार मेरी असली पहचान और बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। मैं हर बार बड़ी सफाई से बात बदल देता हूँ। उधर जोयिंग भी चुप नहीं बैठती। ब्लैक टाइगर भाई तो जेल चला गया, लेकिन वो खुद किसी तरह बच निकली। फिर भी उसे पता था कि अगर उसके पुराने कामों की जांच हुई तो वो भी सीधे जेल पहुंच जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक बात परेशान कर रही थी। जिस लड़के को वो हमेशा गरीब समझती थी, वही आज उसके सामने करोड़ों उड़ाकर जी रहा था। उसे यकीन ही नहीं होता। वो बार बार सोचती है कि इतने पैसे आखिर आए कहाँ से। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज्य छिपा है। जो यिंग तुरंत शियाओ या को फोन करती है, लेकिन वहां से भी उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। बस इतना पता चलता है कि मैं 7 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में पूरे 1 साल के लिए रह रहा हूँ। यहीं से वो मेरा पीछा करने का फैसला करती है। मैं गोल्ड शॉप से निकलकर सीधा होटल पहुंचता हूँ। जैसे ही लॉबी में कदम रखता हूँ, मुझे महसूस होता है कि कोई मुझे लगातार देख रहा है। मैं बिना सिर घुमाए आंखों के कोने से देखता हूँ। सोफे पर एक लड़की बैठी होती है। उसने मास्क और सनग्लासेस पहन रखे होते हैं। हाथ में मैगजीन है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ उठ रही होती हैं। मैं एक नज़र में पहचान जाता हूँ, वो जो यिंग ही है। मैं ऐसे दिखाता हूँ जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं, और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता हूँ। रात के करीब 9 बजे मैं होटल से निकलकर कार में बैठता हूँ। मैं जानबूझकर पुराने शहर की तरफ गाड़ी मोड़ देता हूँ। पीछे जोइंग भी टैक्सी लेकर मेरा पीछा करने लगती है। रास्ते में मैं यांग दातुंग को फ़ोन करता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वो किसी भरोसेमंद प्राइवेट डिटेक्टिव को जानते हैं। मुझे किसी से एक काम करवाना है। यांग दातुंग पूछते हैं कि क्या मुझे कोई परेशानी है। मैं हंसकर कहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक छोटी सी चूहिया मेरा पीछा कर रही है। यांग दातुंग तुरंत कहते हैं, उनके पास एक भरोसेमंद आदमी है। वो पहले आर्मी में था, अब अपनी सिक्योरिटी कंपनी चलाता है। उन्होंने कई बार उसकी सर्विस ली है। फिर वो उसका नंबर मुझे भेज देते हैं। कॉल खत्म होने के बाद मैं मन ही मन सोचता हूँ, अफसोस, मैं एक बार में ज़्यादा गोल्ड नहीं बेच सकता, वरना दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उधर झोइंग मेरा पीछा करते करते आखिर मेरे उस जादुई बर्तन का राज जान लेती है। वो सब कुछ देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है। उसे पहली बार यकीन होता है, दुनिया में सच में ऐसा जादुई खजाना मौजूद है, लेकिन वो अकेले उस बर्तन को छीन नहीं सकती। इसलिए वो चुपचाप मुझे जाते हुए देखती रहती है। फिर उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो तुरंत ली शाओचिंग को फ़ोन करती है और उसे जादुई बर्तन का पूरा राज बता देती है। पहले तो ली शाओचिंग को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन वैसे भी उसकी मेरी पुरानी दुश्मनी थी। अब उसे एक नया बहाना मिल गया। दोनों तुरंत हाथ मिला लेते हैं और साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचने लगते हैं। उधर मैं होटल वापस पहुंचते ही यांग दातोंग द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करता हूँ। उधर से आवाज़ आती है, हेलो, कौन बोल रहे हैं। मैं संक्षेप में हान दावेई को पूरी बात समझा देता हूँ। हम तय करते हैं कि अगले दिन होटल में मिलकर आगे की प्लानिंग करेंगे। मैं उससे कहता हूँ कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मेरे हाथ की एक खास चीज़ छीनना चाहते हैं। मुझे चाहिए कि वो उन दोनों पर नज़र रखे। मैं उसे 2 नाम देता हूँ। पहली जो यिंग, जो पहले ब्लैक टाइगर भाई के साथ काम करती थी। दूसरा ली शाओचिंग, ली ग्रुप के चेयरमैन का बेटा। हान दावेई बिना सवाल किए कहता है कि वो तुरंत लोगों को उनके पीछे लगा देगा। फिर मैं उसे एक और काम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ली शाओचिंग के पिता ली गांग की पूरी बैकग्राउंड निकालो। खासकर ये पता करो कि उनका ब्लैक टाइगर भाई से कोई रिश्ता था या नहीं। हान दावेई सिर हिलाकर काम पर लग जाता है। करीब 1 हफ्ते बाद उसका फोन आता है। वो बताता है कि जोइंग और ली शाओचिंग सच में मिल चुके हैं। दोनों 2 बार एक कैफे में मिले
और वहीं बैठकर मेरे जादुई बर्तन को हथियाने की प्लानिंग करते रहे। मैं मुस्कुराकर उससे एक और काम करने को कहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल इसी जैसा दिखने वाला एक पुराना टब ढूंढो, असली जैसा लगे, बस काम करने की ज़रूरत नहीं है। हांदावे पूछता है कि मुझे उसकी ज़रूरत क्यों है। मैं हंसकर कहता हूँ, ये जानना तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है, बस ढूंढ कर ले आओ। 3 दिन बाद वो वैसा ही एक टब ले आता है। मैं असली जादुई बर्तन होटल के लॉकर में रख देता हूँ और नकली वाला कमरे की टेबल पर छोड़ देता हूँ। फिर होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाते समय जानबूझकर अपना रूम कार्ड वहीं छोड़ देता हूँ। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। मेरे निकलते ही जोइंग चुपके से आती है और मेरा रूम कार्ड उठाकर चली जाती है। उसी समय हान दावेई का फोन आता है। वो बताता है कि दोनों मेरे कमरे में घुस चुके हैं। उन्होंने वही टब उठा लिया है और अब शहर के बाहर की तरफ जा रहे हैं। उसके लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। मैं तुरंत कहता हूँ, अभी पुलिस को सूचना दो। लोकेशन मिलते ही मुझे भी भेज देना। कुछ देर बाद शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर दोनों पहुंच जाते हैं। ली शाओचिंग टब को देखकर पूछता है, क्या यही वो जादुई बर्तन है? जो यिंग पूरे भरोसे से कहती है, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी से लियू लॉन्ग ने गोल्ड की कॉपी बनाई थी। ली शाओचिंग अपनी जेब से एक गोल्ड बार निकालता है और उसे टब के अंदर डाल देता है। दोनों कुछ सेकंड तक इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ली शाओचिंग का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो जो यिंग पर चिल्लाता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? जो यिंग घबराकर कहती है, नहीं, मैंने सच में उसे ऐसा करते देखा था। शायद इसे चलाने का कोई सीक्रेट तरीका होगा या फिर कोई खास समय। इतने में ली शाओचिंग अचानक मुस्कुराता है, फिर पूछता है, अगर ये सच में जादुई बर्तन है तो हम दोनों इसे कैसे बांटेंगे? जो यिंग याद दिलाती है कि दोनों ने साथ काम करने का वादा किया था, लेकिन ली शाओचिंग ठंडी आवाज में कहता है, इतनी कीमती चीज किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। जो यिंग को तभी समझ आता है कि वो उसे धोखा देने वाला है। वो घबराकर पूछती है, तुम ये सब अकेले रखना चाहते हो? ली शाओचिंग बिना जवाब दिए फोन निकालता है और अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर बुला लेता है। जो यिंग डर कर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? ली शाओचिंग हंसते हुए कहता है, अगर तुम मुझे ये राज नहीं बताती तो मुझे इस बर्तन के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। अब ये मेरा है और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। जो यिंग रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने उसके लिए सब कुछ किया, मेरा पीछा किया, हर खबर पहुंचाई, लेकिन ली शाओचिंग जरा भी नहीं पिघलता। उसके बॉडीगार्ड जोइंग को पकड़कर बाहर घसीटने लगते हैं। उसी समय अचानक गोदाम का शटर खुल जाता है और कई स्वॉट ऑफिसर अंदर घुस आते हैं। कुछ ही पलों में पूरी जगह पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। 3 दिन बाद मैं हिरासत केंद्र में ली शाओचिंग से मिलने जाता हूँ। मैं मुस्कुराकर उससे पूछता हूँ, तो बताओ, मेरा जादुई टब कैसा लगा? ली शाओचिंग गुस्से से चिल्लाता है, तूने मुझे फंसाया है, ये सब तेरी प्लानिंग थी। मैं हंसते हुए कहता हूँ, मैंने तुम्हें कहाँ फंसाया? तुम खुद मेरे घर से चोरी करने आए, एक टब के लिए चोरी की और उसके लिए किसी की जान लेने तक को तैयार हो गए। अगर ये बात बाहर गई तो लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। ली शाओचिंग दांत पीसते हुए पूछता है, तो क्या वो टब नकली था? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, बिल्कुल, वो शुरू से ही नकली था। दुनिया में कोई जादुई टब नहीं होता। जोइंग जैसी बेवकूफ़ लड़की को बेवकूफ़ बनाना आसान था, लेकिन मुझे सच में हैरानी हुई, तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान ने भी इतनी बेवकूफ़ी वाली बात पर यकीन कर लिया। अगर सच में ऐसा जादुई बर्तन होता तो मेरा परिवार कब का दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन चुका होता। मैं उसे आखिरी बार देखकर मुस्कुराता हूँ। जो लोग खुद को दूसरों से बहुत बड़ा समझते हैं, आखिर में उनकी हालत भी एक मामूली चींटी जैसी ही होती है। मन ही मन में अपने दादाजी को थैंक्स करता हूँ।